दे दो, डिस्क्लेमर दे दो। I'm not a SEBI registered advisor. This video is for education purpose only, not a buy sell recommendation. Market investment are subject to risk. Please consult your financial advisor before investing. ओके। हम लोग टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में बात करेंगे आज। जी। 1997 में स्टेब्लिश हुई है कंपनी, और कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। कंपनी ओनली इंडियन कंपनी है जो वैगन्स और कोचेस बनाती है, और शिपमेंट में भी अभी इन्होंने अपने बिजनेस को ये किया, मूव किया है। और नीचे उसकी जर्नी पर भी स्क्रॉल कीजिए, तो उसने क्या क्या अचीवमेंट्स किए। 1997 में वो स्टेब्लिश हुई है, 2000, और उसके जी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और उसका बिजनेस ओवरव्यू है। मेनली इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिजेस, शिप्स एक्सेट्रा। आवाज के अंदर थोड़ा सा ना ये आ रहा है, साउंड आ रहा है। बाकी दूसरों के माइक बंद कर लेना। जी, आगे चलो। अशोक भाई आप बहुत नीचे आ गए, ऊपर नि- अच्छा, बाकी थोड़ा के सा ऊपर ऊपर। स्क्रॉल कीजिए। हाँ, ऊपर स्क्रॉल हाँ। कीजिए। जो उसके सेगमेंट्स हैं, ये उसकी कंपनी की वेबसाइट है, टीटागढ़.in, और उसके 4 सेगमेंट हैं: फ्रेट रेल सिस्टम, पैसेंजर रेल सिस्टम, शिप बिल्डिंग एंड मेरीटाइम सिस्टम, और सेफ्टी एंड सिग्नलिंग सिस्टम। ओके। उसकी रीच ऑफ बिजनेस इंडिया तो इनमें बहुत हेडक्वार्टर आवाज सिस्टम। बढ़ाओ। जी, क्या हुआ? वॉल्यूम कम, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। वॉल्यूम का मसला है क्या? भाई आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम। सोहेल भाई, वॉल्यूम बढ़ा लो तुम्हारा। लगा हुआ है। ओके। हेलो, हाँ, आ रही है? अब देखो। हाँ, हाँ मेरे को ठीक। तो एकदम क्लियर है आवाज। अपन को भी क्लियर है। हाँ, ठीक है, ओके, चलने दो। ओके, तो उसके जो सेगमेंट्स हैं, वो 4 सेगमेंट में काम कर रही है: फ्रेट रेल सिस्टम, पैसेंजर रेल सिस्टम, शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सिस्टम, सेफ्टी एंड सिग्नलिंग सिस्टम। और उसकी रीच ऑफ बिजनेस इंडिया में ज़्यादा काम है उस कंपनी का, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है उसकी अक्रॉस दी कंट्री है। और इटली में उसने एक कंपनी के साथ में ये किया है, तो टीटागढ़ फेरेमा करके, उसकी यूरोपियन सब्सिडरी है, जो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स करके उसके अंदर काम करती है। और ये उसके ओके। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। सब नीचे वाली इमेज इधर बेस हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर वो मैप था ना, जो बेस बेसिकली उसका कोलकाता ही है, क्योंकि कोलकाता में उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह ज़्यादा है। और कंपनी ने अभी कोलकाता में ही कोई लैंड भी एक्वायर किया है कैपेक्स के लिए, अपने फैसिलिटीज़ की जो ओके। हाँ, 99 एक्सपांशन ईयर के के लिए। लिए उसने करार किया है, बरोबर। हाँ, और नीचे आ जाओ, उसकी ऑर्डर बुक्स सब स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ, हाँ, ये उसकी जो ऑर्डर ये बुक है। इसके लिए ना आगे से क्या करना है, इसके लिए कि तुम्हारी जो पढ़ रहा है ना वो उसकी अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, है ना? क्योंकि वो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके ऊपर। चलो आगे चलो। ठीक है, चलेगा। तो उसके जो 4 सेगमेंट हैं, उसके 2 सेगमेंट, 2 मेन सेगमेंट उसके ये हैं: फ्रेट रेल सिस्टम और पैसेंजर रेल सिस्टम। बरोबर। तो जो फ्रेट रेल सिस्टम है, उसका जो ऑर्डर बुक है वो करीब 20,000 20,000 करोड़ के आसपास में उसका। 14,117 करोड़ का है। जी। और तो इसका पैसे, और कंपनी जो अकेले काम कर रही है, उसका स्टैंड अलोन के लिए उसका 14,117 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और ओके। जो उसने जॉइंट वेंचर किया है 2 कंपनी के साथ, वो जॉइंट वेंचर में है जी। वंदे भारत के प्रोजेक्ट के लिए। वो BHEL ओके। की कंपनी है। रामकृष्णा BHEL के साथ में है, और रामकृष्णा 4G ने ABB इंडिया है।
ये 3 हाँ, कंपनियों के साथ में उसने ये किया है, बरोबर। वंदे भारत के लिए उसने बीएचईएल के साथ में ये किया है जॉइंट वेंचर। और बरोबर, जो हाँ। उनका व्हील का जो उनको प्रॉब्लम हो रहा था, उसके लिए हुँ, उन्होंने आरके फॉर्जिंग के साथ में ये किया है बरोबर, टाइप। रामकृष्ण फोर्जिंग, बरोबर, तो जो जॉइंट वेंचर उसके प्रोजेक्ट से उसकी ऑर्डर बुक 13,326 करोड़ है। बरोबर, और जो कंपनी अकेले काम करेगी उसकी ऑर्डर बुक उसकी 14,117 करोड़ है। बरोबर। अभी टोटल उसकी ऑर्डर बुक है 26,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है छब्बीस आज हजार तक करोड़ की, के आसपास है। बरोबर। अशोक भाई थोड़ा सा और स्लो डाउन कीजिए। वो टोटल टोटल 28,000 पहुंच गई अभी तक। अभी उसको 2-3 ऑर्डर और मिले उसको इसके लिए। हाँ, वो एक उसका जो है मुंबई वो का उसको 28,000 पहुंच गया। 1600 हम्म, करोड़ का एक ऑर्डर मिला है उसको मुंबई विक्रोली का, जो उसको बरोबर, एनसीसी ने दिया। बरोबर। और नीचे अशोक भाई ये शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सिस्टम है, ये वाला थोड़ा स्क्रॉल डाउन और कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये इसका थर्ड सेगमेंट है। नहीं, बहुत नीचे आ गया, ऊपर वाला पैसे की ठीक। हम्म, हाँ, और हाँ ये बस। तो ये वाला जो शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सिस्टम, ये शिपिंग का एक नया सेगमेंट बनाया है इन्होंने। और इसके लिए उनको एक 467 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है हम्म, जीआरएसजी कंपनी से, जो गार्डन रिसर्च शिप इक्विपमेंट है ना कंपनी। हम्म, हम्म, उन्होंने इनको ऑर्डर दिया है 28 महीने में इनको कंप्लीट करके देना है। अगस्त 25 में उनको ये ऑर्डर मिला है। लेकिन हम्म, कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये एक नई सब्सिडरी बना रहे हैं, टीआरएसएल, हम्म, टीएनएसएल, टीटागढ़ नवल सिस्टम लिमिटेड, जो हम्म, सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पे काम करेगी। टीटागढ़ रेल सिस्टम का उससे कोई लेना देना नहीं। उनकी जो नई सब्सिडरी है वो उस पे काम करेगी, ये उस पर टोटली फोकस करेगी। और ये जो इनकी ऑर्डर बुक है 28 करोड़ की, ये जो 467 करोड़ का इनको जो ऑर्डर मिला है ये इंक्लूडेड है उसमें। ओके। और इसको बढ़ाओ अभी आगे। हाँ, थोड़ा सा नीचे। हम्म, हाँ, जो सेफ्टी वाला जो पैसेज है ना अशोक भाई, उधर तक ले जी। लीजिए थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, और नीचे लू क्या? हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा हाँ, सा। और सेफ्टी एंड सिग्नलिंग सिस्टम के लिए उन्होंने इटली की एक मरमैक करके कंपनी है, उनके साथ पार्टनरशिप भी की है। बरोबर। अशोक भाई और थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। तो उसके अंदर बेसिकली वो लोग इस पे फोकस करते हैं, तो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह पे, जैसा ट्रेन हम्म, कंट्रोल सिस्टम, एसेट कंडीशन मॉनिटरिंग, एडवांस्ड एंड माउंटेड सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी का बिजनेस और कंपनी के जो ऑर्डर बुक्स है वो। और अभी नीचे अशोक भाई और स्क्रॉल नीचे कीजिए, ग्रोथ पे आ जाएगी और हम्म। नीचे। तो एक अभी मिनट आ इसमें गया। जो है, हाँ, सोहेल कंटिन्यू करो। जी अशफाक भाई, इसका ना एक मसला है कि जो हाँ, इसने इसका जो कॉन कॉल हुआ था रिसेंट, तो बरोबर। उसमें भी इसने ये नहीं बताया कि मतलब अपकमिंग क्वार्टर में ये लोग अप्रॉक्स कितना ग्रो कर सकते हैं। और मैंने हाँ, एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ा, उसमें भी इन्होंने मतलब एग्जैक्टली नहीं बताया कि बरोबर, मैंने इतना पढ़ा है ग्रो कर उसको, सकते मैंने हैं। पढ़ा उसको वो चीज को। हाँ, हम्म, मतलब उसने स्पेसिफिक नंबर नहीं बोला है, कॉन कॉल में भी नहीं बोला है। बरोबर, बरोबर। एक्चुअल में जो इसका जो मसला हुआ था व्हील की वजह से, तो व्हील इसको मिल रहे नहीं थे, तो इसलिए इसने इसका खुद के प्रोडक्शन चालू कर दिया इन्होंने व्हील का। अब अभी तक जो गवर्नमेंट फैक्ट्री जो है वहां से इनको सप्लाई होता था इसका व्हील का, है ना। तो अभी व्हील्स जो खुद बना रही है, इनका खुद का माल अभी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा व्हील का। जो हैदराबाद या आंध्रा साइड के इधर है कोई फैक्ट्री उनका, वहां से उनका प्रोडक्शन आएगा वहां से उनका। तो उसके वजह से अब ये लोगों को दूसरे जो वैगन कंपनी जो है उनको भी ये सप्लाई करेगी।
अच्छा, इन्होंने पिछले क्वार्टर के अंदर सिर्फ 4 वैगन्स इन्होंने कंप्लीट किए ले, और अभी इनका आगे का जो टारगेट है कि ये FY 26 का जो है वो तो सोहेल तुम्हारे ना उधर से साउंड बहुत आ रहा तुम्हारे से, तो मेरे वो यहाँ से कुछ, हाँ कुछ गाड़ी वगैरह चल रही है या पंखा चल रहा है, ऐसा कुछ तो भी आवाज आ रहा है उसमें, है ना। तो जो इसका जो है वो जो 120 वैगन तैयार करने का इनका ये अभी टारगेट है बिहार के अंदर। प्लस इसके अंदर उन्होंने एक चीज की है ग्रोथ के लिए कि जो इसके लिए ग्रोथ के लिए उन्होंने एक चीज की है इसके अंदर कि जो बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत मेट्रो का जो काम चालू है इनका, फिर 6 लाइन इसका बॉम्बे का 6 लाइन ट्रेन का बिछाने का काम चलने वाला है इनका भी, तो इसके लिए भी इसके अंदर अभी ग्रोथ आ सकती है। अच्छा, दूसरा इसका अभी जो व्हील नहीं मिलने की वजह से इनका सबसे मेन चीज के सारी बोगी तैयार थी, और व्हील नहीं होने की वजह से इनको आगे ये नहीं कर पाए मतलब उन्होंने जो टारगेट लिया था कि भाई हम जो रेलवे को दे देंगे इतना गाड़ी, इतना वैगन दे देंगे हम लोग, वो दे नहीं पाए ये लोग, है ना। करो, कंटिन्यू करो आगे तुम। मैं ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है अशफाक भाई? हाँ, अभी ये क्लियर कोई है प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं? हाँ। Titagarh Rail System order book as of financial year ended March 31, 2025 stood approximately 24,500। मतलब ये अपडेटेड नहीं है, ये मार्च तक का बता रहा है, बट ओके, अभी देखने जाएंगे तो काफ़ी बढ़ गया है, बरोबर। रिप्रेजेंटिंग अराउंड 11,500 freight wagons and approximately 1.1583 metros and Vande Bharat coaches. Passenger rail has rapidly gained importance from just 5 to 6% of business in FY 2023 to now comprising approximately 62% of its total order book. यानी इसके 2023 अंदर जो से इसके अंदर जो है ना, एक जो वैगन जो बनती है, एक वैगन अगर वो मालवाहक गाड़ी अगर वो ये है, तो वो कुछ उसका 60 से 70 लाख रुपए के आसपास में जाता है उसका। और अगर वंदे भारत कोच अगर बनाता है, तो एक कोच का कीमत जो बनता है इसका, वो मतलब टेंटेटिव बोलेंगे उसको, वो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास में जाता है उसका। जी जी, कंटिन्यू करो आप। जी, तो वो इसमें यही बोल रहा है कि पैसेंजर रेल जो है वो 5 to 6% था 2023 तक, बट अभी वो 62% अप्रोक्सीमेटली बढ़ गया है। बरोबर। And in FY 25, TRSL achieved a remarkable performance milestone by becoming the only company in its segment to cross 1,000 wagon dispatch twice in consecutive quarter 3 and quarter 4. The company maintains a high production capacity, targeting a steady output of 1,000 wagons per month or approximately 12,000 units per year. यानी कि वो बोल रहा है कि 1,000 वैगन्स पर मंथ हमारा बनाने का टारगेट है, यानी एक साल में 12,000 हम बनाने का हमारा अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स पर ईयर। बरोबर, राइट। एक्चुअल में इसका जो वैगन्स का जो ये काम है इसका, ये रेलवे सेक्टर के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मार्केट शेयर रखता है 25% का। इसका जो बिजनेस जो है वो 25% का मार्केट शेयर रखता है इसका बिजनेस। ठीक है, आगे चलो। जी, passenger rail has the potential to grow around for up to 50 to 60% of total revenues over the next 4 to 5 years, indicating substantial strategic shift and scale up in metro and Vande Bharat coach production. तो जो पैसेंजर रेल है वो अपकमिंग नेक्स्ट टू 5 ईयर में 50 to 60% ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि मेट्रो और वंदे भारत की जो ये है डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रही है बरोबर। उसकी बेसिस पे। वही वही चीज है इसके अंदर के जो इसका पिछले जो क्वार्टर के अंदर खराब ये हुआ इसका, मतलब यहाँ पर जो इसका गिर गया था, अ, टीटागढ़ का जो यहाँ पर रिजल्ट खराब हुआ, यहाँ पे बैलेंस शीट खराब हुई इसकी, तो ये गिरने की वजह क्या रही कि इसने माल सप्लाई नहीं कर पाया एक क्वार्टर को ये, और इसके जो इसके लिए खराब हो गया इसका। अच्छा, जो यहाँ से सितंबर से जो गिरना लगा ये मार्केट शेयर इसका,
तो इसकी वजह भी थी एक कि ये बहुत हायर वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच गए थे सारी कंपनियां। तो और इसके अंदर यहाँ पर इनके मार्जिन के अंदर तो कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था, यहाँ पर मार्जिन स्टेबल थे इनके। पर जो ऑर्डर बुक थी वो कम होने की वजह से ऑर्डर जो यहाँ पर थे, जो इनके 24 के अंदर जो ऑर्डर थे मार्च तक, वो बहुत अच्छे ऑर्डर थे इनके पास में। और यहाँ से थोड़े से ऑर्डर नीचे आने लगे थे, है ना। इसके लिए इसके अंदर ये चीज की प्रॉब्लम आई थी इसके अंदर। तो ठीक है, आगे चलो आप। अशफाक सर, इसका एक बेंगलुरु का प्लांट में कुछ मसला भी था प्रोडक्शन का, वैगन का। इसकी वजह से वो 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 डिलीवर नहीं कर पाए। वो जो व्हील जो थे इसके, वो व्हील कंप्लीट नहीं हो रहे थे उसके बेंगलुरु। अभी उसका जो पूरा टोटल प्रोडक्शन है, वो 60% के ऊपर चल रहा है, अभी 60% से भी कम में चल रहा है। उसके अंदर जो व्हील नहीं मिल रहे थे इनको, इसके लिए इनको ज्यादा प्रॉब्लम आई है इनको। और इनका जो यहाँ से प्रोडक्शन गिरने की वजह भी वही था इसका। ये जो नीचे यहाँ से मार्जिन कम होने लगे, प्रॉफिट कम होने लगे यहाँ से, तो ये इसकी वजह मार्च के बाद से। और मार्केट भी थोड़ा सा खराब था, मार्केट भी एक स्टेबल मोड में चल रहा था, अर्निंग खराब आ रही थी सब कंपनियों की भी। तो वो हिसाब से भी फर्क रहता है कोई भी चीजों के अंदर। ठीक है, आगे चलो। अशफाक भाई, वो एक्विजिशन टू स्ट्रेंथ इट्स रीच, वो नीचे वाले पॉइंट्स पे आते हम्म, हैं। ठीक है। तो कंपनी ने अभी रिसेंटली 40 एकड़ लैंड इन उत्तरपाड़ा, वेस्ट बंगाल अंडर 99 ईयर्स लीज, वैल्यूड एट ₹126.63 करोड़। कंपनी ने हम्म, एक्वायर किया है लैंड 40 एकड़ का अपनी हम्म, कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए। और हम्म, उनका अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ का कैपेक्स है इन नेक्स्ट 2 ईयर। कंपनी हम्म, 1000 करोड़ तक का कैपेक्स कर सकती है। और उन्होंने वारंट इशू किया है 200 करोड़ का, जो प्रमोटर्स ने ही बाय किया है 945 रुपीज़ पर शेयर। अच्छा ये अगस्त की ही न्यूज़ है। जी, ये अभी की न्यूज है, ये इसका वारंट इशू किया है, ये वारंट है उसका। तो ये वारंट का ऐसा है कि उसको उसने जो वारंट लिया है 945 रुपए के भाव में वारंट लिया है, और 200 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये पैसा लगाने वाले वो 2 रुपए फेस वैल्यू के भाव के अंदर ही है। और ये पैसा लगाने वाले कुछ इनके कैपिटल के लिए लगाने वाले, और कुछ जो एक लैंड जमा लैंड खरीद रही है जो लोग अभी, वो लैंड के वास्ते ये पैसा लगाने वाली, ये इसने कॉनकोर के अंदर बोला है ये चीजें, है ना। तो कंटिन्यू करो, चलो आगे तुम। हम्म, उसका कोई नीचे आ जाइए, सेल्स ब्रेकडाउन बाय प्रोडक्ट सेगमेंट, नीचे देखिए वो एक चार्ट है। हाँ, तो ओके। ये मैंने इसका ना चार्ट चैट जीपीटी से मैंने इसका पाई चार्ट बनाई है। तो उसका ओके। जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक जो है वो 62% है। और ओके, जो फ्रेट रोलिंग स्टॉक है वो 35% है। शिप एंड बढ़िया। मरीन सेफ्टी में 2% है। और जो सेफ्टी वाला जो उसका वो है पैरामीटर, जो सॉफ्टवेयर वगैरह बना रही है अपनी कंपनी की, हाँ, यहाँ उसमें पर है। 1% है। ओके। तो बेसिकली देखेंगे तो पैसेंजर और फ्रेट का जो है वही उसके मेन बिजनेस। ओके। और सेल्स ब्रेकडाउन बाय जोग्राफिक सेगमेंट, तो इंडिया में 85 to 90% है उसका। वैगन, मेट्रो, वंदे भारत। और डिफेंस में जो उसने पहले काफ़ी कुछ चीज़ें सप्लाई की है। अच्छा। एक्सपोर्ट 10 to 15% है। इटली की जो फेरिमा करके कंपनी है उसको एक्वायर भी किया उसने। जी। तो नेक्स्ट जो सेल्स ब्रेकडाउन बाय सेल्स चैनल, तो बेसिकली गवर्नमेंट ही है ज़्यादा। 88% गवर्नमेंट ही उसकी उसके ये है, जिनसे उसको ऑर्डर्स मिलते हैं। और 12% प्राइवेट या कॉरपोरेट है। बरोबर। एंड सेल्स ब्रेकडाउन बाय पेमेंट मेथड, उसको भी नीचे वाली इसके वाली। हम्म, तो 72% जो उसका पेमेंट का मेथड है वो ये है कि माइलस्टोन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑब्वियसली अभी जो कंपनी है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह टाइम टाइम टू टाइम अगर कंप्लीट करेगी तभी उसको पैसे मिलेंगे। मतलब एडवांस में पैसे नहीं, कोई भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में एडवांस पैसे नहीं मिलते उसको। बरोबर। वो तो कहीं भी नहीं मिलते, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करो उसके बाद में पैसा लेना पड़ता है बस। हाँ, और अगर टाइमली कंप्लीट करते तो वो एक तरह का माइलस्टोन ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है उसके रॉ मटेरियल पे, उसके प्रोडक्शन पे। वो लोग मैन बरोबर। पावर पे बहुत डिपेंड है। वो तो हर जगह रहेगा मैन पावर, वो तो रहेगा मैन पावर तो।
बरोबर और 18% उसको अभी तक का एडवांस पेमेंट मिला है, और उसका क्रेडिट सेल्स जो हुआ है वो 10% है। उसका बरोबर ग्राफ है 72% पेमेंट, मतलब जैसे जैसे वो अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करेगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। और मैं एक और चीज़ पढ़ रहा बरोबर था इसके बारे में कि मतलब हम्म उन्होंने जो जो कमिटमेंट किया है अभी रिसेंटली, जितने हम्म, प्रोजेक्ट्स जो भी गवर्नमेंट से या जो भी स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, उन्होंने हाँ वो टाइमली उनको डिलीवर किए हैं, रिसेंट टाइम में तो किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही एकदम सही मैंने हाँ, पढ़ा उसको वो चीज़ों को मैंने मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में, तो इसलिए मैंने भी बताया। जी और हाँ अशोक में नीचे आ जाइए। जो रिस्क है अभी, हाँ अब अच्छा ही हम लोगों ने ये भी निकाला कि रिस्क क्या है अ, कंपनी के अंदर। बरोबर सोहेल भाई, ये जी। रिस्क पढ़ने से पहले ये रिस्क जो है ना, ये लास्ट सेक्शन है इस रिपोर्ट का। ओके, इससे पहले वो कॉन कॉल के एडिशन कर दें क्या इसमें, क्योंकि ये उसमें वाले क्या ज्यादा नंबर्स और अशफाक वो भाई है। नीचे स्क्रॉल कीजिए। जेड भाई देखिए, मैंने इतना ऐड किया है, तो इतना बस है या और ऐड करना है? अ, स्क्रीन दिख रहा हाँ, ये थोड़ा फॉर्मेट ये हो गया ना उसका। अशफाक भाई को नहीं तो वो दूसरी फाइल दिख रही है क्या, जो कौन थी एक की समरी कॉल है और एक जो फाइल है ड्राइव के अंदर। ये वाली अ, हाँ देखिए, एक बार क्लिक कीजिए। ये तो वही है ना ये वाली ये नहीं तो नहीं, स्टार्ट और ही है। हो एक रहा है नहीं वहां नहीं, से ये तो कॉपी हाँ कॉपी पॉइंट है, उसमें नहीं है। यहाँ पर है हाँ। अच्छा, अपलोड नहीं हुई शायद ये। नहीं नहीं, हम्म, जेड भाई नहीं दिख रही है, अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग चालू है। ओके ओके। तो अपन लोग उसको ये करते हैं अभी फिलहाल। रिस्क पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है और रिस्क कुछ है पढ़ तो लो आप अभी तुम मुझे भेजो तो मैं यहाँ से पढ़ दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, और मैं अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है। तो ये एक्चुअली ना हम लोगों ने अशफाक भाई ये चैट जीपीटी से निकाला है, रिस्क वाला जो पार्ट है ना। आप इसको नंबर 1 पे लेके जाए ना, पॉइंट 1 पे। ये 6 रिस्क जो हम लोगों को ऐसा लगा कि निकालना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम इंडियन रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स। एनी डिले बरोबर इन राइट टेंडरिंग, पॉलिसी चेंजेस और बजट कट्स कैन इम्पैक्ट रेवेन्यूज। बरोबर वो कंपनी तो टोटली डिपेंड। गवर्नमेंट बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का जो रहता है मामला अगर गवर्नमेंट के साथ में कुछ होता है गवर्नमेंट हट जाती है तो ऐसे बहुत से कंपनियां रहते हैं कि जिनके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसका है ना और ठीक है आगे बजट के ऊपर चलो भी बहुत कुछ, बहुत डिपेंड है कंपनी। नहीं बजट के ऊपर बजट का इससे कैसे एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसके बाद में कुछ नहीं होता बजट के अंदर क्योंकि वर्क ऑर्डर जो मेन रहता है कोई भी कंपनी को वर्क ऑर्डर मिल गया ना फिर वो उसका महंगा हो या सस्ता हो उसको वो प्रोजेक्ट का पैसा निकाल कर रखना पड़ता है साइट के अंदर और वर्क ऑर्डर जब भी होता है जब गवर्नमेंट वो पैसा साइट में रख देती है जो वर्क ऑर्डर इशू करती है किसी को भी वो उसका पैसा ऑलरेडी आके पड़े रहता है क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ इसके लिए मेरे को ये पता है कि किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है वर्क ऑर्डर होने के बाद में एक बार उसका वर्क ऑर्डर हो गया तो वो पैसा ऑलरेडी वो अकाउंट के अंदर आके पड़े रहता है और जब 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 अपन अपना बिल कंप्लीट करके डाले कि भाई मैंने 10 वैगन देने की बात किया था एक 5 वैगन तैयार है ये 5 वैगन का बिल मेरा ये पास करो मैंने पहुंचा दिया 5 वैगन वहां पर ऐसा ये सिस्टम है कोई भी कंपनियों का वो पार्ट पार्ट बिल लेना पड़ता है उसके लिए निकालते जी रहते हो जी। तो धीरे धीरे बिल वहां से जी आगे चलो आप Then second risk, execution and delivery risk. Businesses project driven metros, Vande Bharat wagons. Risk of delay in execution, penalties or cost overruns due to supply chain issue, approvals or technical challenges. तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है उसका। वो थर्ड तो वाला हर है। ये तो हर लगभग हर कंपनियों में रहेंगे टेक्निकल इशू वगैरह ये जो अगर कोई जैसा अभी व्हील नहीं मिले उसको जो वैगन को लगती जो जिसके ऊपर गाड़ी चलती वो नहीं मिले तो ऐसे रिस्क तो हमेशा रहने वाली कंपनी के अंदर दूसरा आगे जी। थर्ड है रॉ मटेरियल एंड इनपुट प्राइस रिस्क. Steel and बरोबर other raw materials from a major cost component.
Price volatility can squeeze margins unless contract allow pass through. असल में इसका जो ये जो रिस्क जो है कि पार्ट के ऊपर, तो ये सारा कमोडिटी आइटम है, स्टील से जुड़ा हुआ आइटम है। स्टील का अगर रेट बढ़ेगी तो इसके रेट बढ़ेंगे, स्टील के रेट नहीं बढ़े तो इनके रेट नहीं बढ़ते, है ना। तो तुम इसको ये कर सकते हो, उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर सकते हैं। आगे चलो। जी। And fourth है competition and technology risk. Increasing competition from domestic players like BEML, Exmaco, RVNL भी इसका एक तो competitor है, बरोबर। and global OEMs. Rapid changes in propulsion, signaling, and automation technologies required continuous research and development. बरोबर। एक्चुअल में यही मसले होते हैं कि भाई जा पर इसका जो मार्केट शेयर है वो 25% का मार्केट शेयर है, ये टीटागढ़ रेल सिस्टम का। जो इसके अभी तक कंपनी कभी भी इतना बड़े प्रॉफिट के अंदर नहीं आई है कंपनी, क्योंकि कैपेक्स 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 के अंदर ही लगी थी कंपनी। अब कंपनी कैपेक्स खत्म हो रहे उसके अभी, अब उसको सिर्फ डिप्रिसिएशन रहेगा, इसके अलावा उसके पास में अभी दूसरे कुछ चीजें रहने वाली नहीं है कंपनी के लिए। और तकरीबन उसका 60% के आसपास में यूज होने वाला है उसका अभी तक। कारखाने जो भी चालू हो रहे वो कंप्लीट चालू हो जाने के बाद में 60% तक यूज होने वाला है अभी। जब उसका परसेंटेज बढ़ेगा और 80-85 तक पहुंच जाएगा, मतलब लगभग फिर उसको नए कैपेक्स के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो अभी तो 60% मतलब नए कैपेक्स के लिए अभी कंपनी वापस जाएगी नहीं, और ये कैपेक्स के चक्कर में अभी तक इसने प्रॉफिट नहीं कर पाई थी बड़ा ये, है ना। ठीक है, आगे चलो। Fifth, international business risk. Subsidiary Ferima Italy faces currency fluctuation risk, compliance with EU regulation, dependence on European orders, which can be cyclical. बरोबर। वो जो तो इसकी सिक्लिकल ही रहता है, वो तो मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहता है वो। चलो आगे चलो। and six, working capital intensity. Large contract require high working capital. Payment cycle depend on milestone and government clearances can lead to cash flow mismatches. वो तो बराबर ही है, जैसे जैसे वो अपने माइलस्टोन और अपने ऑर्डर्स पे डिपेंड है। जैसे जैसे ऑर्डर कंप्लीट करेगी वैसे वैसे उसको वो चीज़ें, उसके पेमेंट का जो है वो चीज़ें उसको मिल जाएगी। बरोबर। जैद भाई, कॉन्कॉल समरी आप एक्सप्लेन करो क्या, मैं ही कर दूँ? जी मैं कर देता हूँ। ओके, जी जी चलो मेरी आवाज कंटिन्यू क्लियर है करो। क्या? ओके, हाँ क्लियर आवाज आपकी। जी जी देखिए, FY 26-27 विल बी ट्रांसफॉर्मेशनल। कंपनी शिफ्टिंग टू हाई मार्जिन प्रोपल्शन एंड पैसेंजर रेल सिस्टम्स। क्योंकि जब टीटागढ़ शुरू हुई थी उनका मेन जो फोकस था ना वो वैगन्स पे था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है उन्होंने शिफ्ट किया है, क्योंकि जो वैगन्स में जो था ना वो मार्जिन इतना ज्यादा नहीं था। जबकि अगर आप उन्होंने जो प्रोपल्शन के जो इंजन्स बनाने शुरू किए हैं, जो मतलब इलेक्ट्रिकल, और जो पैसेंजर रेल सिस्टम में जो आए हैं उसमें जो है इनका मार्जिन ज्यादा है। ओके, एंड टीटागढ़ बरोबर। हैज बिकम अ लीडिंग प्लेयर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वंदे भारत एंड मेट्रो ट्रेन सेट्स। एंड बरोबर। टोटल कैपेक्स जो इनका इरादा है वो FY 25-27 में टोटल होगा 1,000 करोड़, और जिसमें के 200 करोड़ तो ऑलरेडी अब आ चुके हैं। ओके, और इन पैसों का उन्होंने इस्तेमाल भी अच्छा किया है, जैसे कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है इन्होंने 40 एकड़ जमीन ली है, और वो जमीन जो है ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे। और इस जमीन की खास बात ये भी है, और इस कंपनी में ये एक यूनिक चीज भी है कि वहां पे जो है ये लोग एक 1.6 किलोमीटर की एक ट्रैक ये लोग बना रहे हैं टेस्टिंग के लिए, जो कि और किसी दूसरी कंपनी के पास है भी नहीं। और बरोबर। इनका अब जो है फोकस जो है इनका शिप बिल्डिंग के भी इनको ऑर्डर्स मिल रहे थे, तो इन्होंने अब कंपनी में ये डिसाइड किया है कि इनका जो कोर बिजनेस है रेलवे का उस पर ये लोग फोकस करेंगे, इसलिए ये बिल्कुल अब बरोबर। मर्जर का भी सोच रहे हैं। और बरोबर। ये कंपनी जो है जॉइंट वेंचर्स भी कर रही है, जैसे मर्मैक इटली के साथ में सिग्नलिंग और सेफ्टी सिस्टम्स के लिए, और व्हील्स के लिए इन्होंने किया है RK फोर्जिंग के साथ में। बरोबर। और थोड़ा ऊपर करेंगे।
हम्म, तो इनको जो ऑर्डर्स हैं, जो टोटल इनकी ऑर्डर बुक है वो मोर देन 26,000 करोड़ की है। और इसमें इनको जो है मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं 80 वंदे ट्रेन के लिए। और डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है जैसे सूरत और अहमदाबाद की है, इसके लिए इनको ऑर्डर मिला है 102 मेट्रो कोचेस का। और बरोबर, राइट। पुणे मेट्रो का जो है इन्होंने एक 100 112 112 कोचेस जो है इन्होंने ऑलरेडी सप्लाई कर दिए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट बिल्कुल, उतना। वो और पहुंचा दिए वहां पर अभी। जी, और इसलिए इनको फिर रिपीट ऑर्डर मिला है अब, जो 36 जो है कोचेस, जो कि पुणे की एक खास बात ये भी है कि ये जो कोचेस बन रहे हैं वो एल्यूमिनियम के बन रहे हैं, है बरोबर। ना। और इसके बाद इनको और ऑर्डर्स मिले हैं 1476 वैगन्स का। और जो मुंबई की लाइन के लिए जो है 108 कोचेस का इनको ऑर्डर मिला है। बरोबर। और अभी फिलहाल जो है 4-5 दिन पहले भी इनको एक ऑर्डर मिला है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का, और वो ऑर्डर है 91 करोड़ का। बिल्कुल सही। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी कैपेसिटी क्या है और इनका टाइमलाइन क्या है। तो जैसे फिलहाल जो है इनकी कैपेसिटी है 900 वैगन्स बनाने की पर मंथ। और ये अभी फिलहाल जो इनका काम रुक गया था वो व्हील्स की वजह से, तो जुलाई के आखिरी आखिरी हफ्ते में जो है वो प्रॉब्लम इनका ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। तो इनका अब बरोबर। नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये लोग जो है 1000 वैगन्स बनाना चाह रहे हैं पर मंथ, और फिर इसको बढ़ा के 1200 करेंगे। और ट्रैक्शन मोटर्स जो बना रहे हैं उनका ये टारगेट है 120 to 150 पर मंथ। और बरोबर। मेट्रो कोचेस इनका इरादा है कि FY26 तक ये 120 बनाएंगे। और जो स्टेनलेस स्टील कोच है ये भी इनका फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है। और हम्म, पुणे ऑर्डर का भी जो एल्यूमिनियम कोचेस हैं वो भी इनकी एक खास बात है कि पूरे कंट्री में ये एक ही कंपनी है जो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम दोनों के कोचेस बना दोनों पे सकती है। काम करते हैं, बरोबर, राइट। और अहमदाबाद मेट्रो जो है उसकी भी डिलीवरी Q3 FY26 तक कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो और जाएगी, बरोबर। जी, और मुंबई मेट्रो अब जैसा कि अगर वो FY23 तक अगर वो कोच कंप्लीट करके वहां पहुंचाएंगे, मतलब इसका पैसा दिखेगा यहाँ पे 26 के अंदर, क्योंकि जी पहुंचाने के बाद में कैसा कोई भी बिल रहता है ना कंपनी को, तो बिल का क्या होता है कि वहां पर माल पहुंच गया, वहां पर माल पहुंचने के बाद में वो जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो जाके देखेंगे मेट्रो वाले कि हमारे पास में इतना माल आ गया इनका, वो बिल सैंक्शन करेंगे, बिल सैंक्शन करने के बाद में इनके अकाउंट के अंदर वो पैसा गिरेगा, इनके अकाउंट में पैसा गिरेगा जब हमारे को यहाँ पर दिखेगा कि हमने ये कर दिए, पर सेल के अंदर ही इनका भी शो हो जाएगा इनका कि हमने जी सेल कर दिए, ऐसा। ठीक है, जी। आगे चल। तो वैसे ही जो है वो बैंगलोर मेट्रो का भी जो था, वो लोग इनको दोष दे रहे थे कि टीटागढ़ जो है वो डिले कर रही है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि वो माल चाइना से नहीं आ रहा था, क्योंकि चाइना और बरोबर। ये टीटागढ़ मिल के बना रहे हैं। तो फिलहाल वो भी इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और अब वो डिलीवरी भी उन्होंने शुरू कर दी है। और वंदे बरोबर। भारत का ऐसे है कि ये प्रोटोटाइप जो है ये Q2 FY27 तक ये लोग बनाएंगे। और उसका प्रोडक्शन जो है वो Q4 FY27 में शुरू होगा। और बरोबर। लास्ट चीज, व्हील मैन्युफैक्चरिंग की जो है कैपेसिटी इनकी हो गई है 2.2 लैक्स पर ईयर का इनका इरादा है, जो कि मतलब अभी शुरू हो गया है। बिल्कुल। जी असल में जो व्हील जो है ना, इसका शॉर्टेज होता है इंडिया के अंदर हमेशा, क्योंकि जी ये बहुत हार्ड हार्ड क्वालिटी का स्टील बनाती है। सभी कंपनियां, जो भी ये कंपनी अभी व्हील बना रही है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने को बहुत ये लगता है, तो अभी इन्होंने नया प्लांट लगाया और इसके ऊपर बहुत बड़ा कैपेक्स लिए थे बैंगलोर के अंदर। बराबर, बैंगलोर प्लांट है ना ये व्हील वाला। जी जी, बेंगलोर या चेन्नई वाला शायद। अच्छा, तो ये अभी उन्होंने उसको कंप्लीट कर लिया, अब इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, अब इसका प्रोडक्शन चालू होगा तो ये भी इसके यहाँ पर सेल में और प्रॉफिट में दिख के आएगा, क्योंकि ये खुद भी इनको यूज करेंगे और सप्लाई भी करेंगे। इसके लिए इसके आगे चल के रेवेन्यू के अंदर बड़ी ग्रोथ आ सकती है इसके। ठीक है, जी आगे कंटिन्यू करो।
जी सोहेल भाई। हाँ जेद भाई। कंप्लीट हो गया तुम्हारा? जी जी। ठीक है, ओके। देखो, अभी जो सोहेल भाई और जैद भाई ने जो रिसर्च किए, वो रिसर्च के बेस के ऊपर कुछ मैंने किया था इसका, तो वो भी मैंने बात बीच में बात करते करते चालू रखा था मैं, मतलब इनके बात के बीच में मैं भी बोलते रह रहा था, है ना? सर तो कुछ जी मैं भी पढ़ रहा था जी। सर, वो भी बताऊं सर, और कुछ सवाल भी है सर। इन्होंने जो पीपीटी बनाई उस पे एक सवाल था, जैसे इन्होंने जैद भाई ने कहा ये सारा सब कुछ एल्यूमिनियम में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर सवाल ये था कि हाँ, ये जो एल्यूमिनियम ये खुद का है सर या किसी से बोरो कर रहे हैं सर? और दूसरा ये था कि सर मैंने इसको देखा सर, इसका सितंबर दिसंबर और मार्च जो क्वार्टर है सर वो बड़ा ही अच्छा जाता है, उसकी वजह क्या है? बरोबर। दूसरा सर ओके। एक प्रमोटर सर, प्रमोटर में अभी इनका परसेंटेज गिरा है सर, पब्लिक अभी अपर हैंड है उसका सर। उसको तो मैंने पढ़ा तो उसमें समझ में आया कि एक रशीम चौधरी नाम से इनका प्रमोटर है सर, जिसने 26 लाख के आसपास अपने जो भी शेयर थे वो बेच दिए, इस वजह से प्रमोटर्स में गिरावट आई है। अच्छा, रशियन था ना वो, बाहर का? देखिए, नहीं सर, इंडियन ये- इंडियन ही है, ये- रशीम चौधरी, रशीम चौधरी नाम से। अच्छा, वो ठीक है, वो देखेंगे उसके ऊपर। अभी इसके अंदर जो मसला है, अभी कंपनी के अंदर जो भी है ना, अब यहाँ पर जो तुमने जो बताया कि इसके ये, तो अभी इनके जो इसने वारंट इशू किया, तो वारंट इशू तो 200 करोड़ का वारंट इशू किया है इसको, तकरीबन नंबर ऑफ शेयर जो इसके भी अकाउंट के अंदर आने वाले हैं, वो नंबर ऑफ शेयर है, इसके नंबर ऑफ शेयर जो आने वाले हैं, वो है 21,11,000, 21,11,932 शेयर आने वाले हैं। और ये जो शेयर ये बाय कर रहा है, वो 947 रुपए के ऊपर बाय कर रहा है। और अभी इसकी जो प्राइस चालू है, लेटेस्ट प्राइस, वो 826 रुपए के ऊपर चल रही है ना? तो मतलब ये उसकी जो जो भी इशू ला रहा है यहाँ पर, ये वारंट इशू किया है, प्रमोटर बाय करने वाला है इसके अंदर। तो महंगे के अंदर क्यों खरीद रहा, मतलब उसको कुछ तो भी पता है इसके लिए खरीद रहा महंगे में। एक तो सबसे सिंपल चीज होगी। अब यहाँ पर जो भी इसके जो प्रमोटर ने माल बेचा होगा, ये प्रमोटर ने माल बेचा, कौन? रशियन, क्या नाम बोले आपने? चौधरी। तो वो अभी नहीं बेचे दिख रहा है, तो इसमें तो हाँ, 46-46 तो ये कब से, तकरीबन जून 2024 से वो लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। अभी तो कोई बेचा नहीं इसके अंदर माल। ये वाला संजय ना, ये वाला इसकी बात करें तो, एक मिनट सर, रशीम चौधरी हाँ, नाम से है सर, रशीम चौधरी देखिए, यहाँ तो है रशीम चौधरी। अशफाक भाई इसको क्रॉस आउट कीजिए और प्रमोटर्स के ऊपर क्लिक करिए। ये प्रमोटर है। हाँ वो देखो चौथा है, रशीम ये चौधरी ये बोल ये, रहे हैं ना। हाँ ये रहा चौधरी है ना, रश्मि चौधरी, है ना? तो इसी का बोल ये रहे हैं ना। एक्चुअल, हाँ, एक्चुअल में जो इसके अंदर जो है, ये लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं ये लोग। अभी इसके अंदर कोई दूसरा बाय कर रहा होगा, ये चौधरी फैमिली ने कंपनी बनाई थी स्टार्ट के अंदर इसको। और अभी भी इसके जो संदीप, क्या उसके जो वाइस चेयरमैन जो है, वाइस एमडी जो बोलते हैं, जिनका नाम है प्रतीश चौधरी, है ना, प्रतीश चौधरी करके इसके वाइस चेयरमैन, वो कंपनी को हैंडल कर रहे हैं अभी सब पूरा, मतलब एग्जीक्यूटिव उनके पास में है वहां पर। तो ये देखो, इस एक्चुअल में है ना, इसको मत देखो आप कि इसने कम किया, यहाँ पर नंबर ऑफ को देखना चाहिए यहाँ पर, कि इसने मार्च मार्च के अंदर, जून के अंदर इसने कुछ 2% बेचा है माल यहाँ पर वो माल खरीदा कौन है? तो यहाँ पे पब्लिक के अंदर गया माल, है ना? तो कभी भी क्या होता है, गिरावट जब आती है ना इसके अंदर, तो चार्ट के अंदर देखो, जब प्रमोटर क्या करते हैं कि जब भी स्टॉक हाई के ऊपर रहता है ना, तो माल बेच देते हैं ना। हाई के ऊपर रहते माल बेच देते, गिरने देते, वापस वो प्रॉफिट बुक करते और वापस नीचे से माल बाई करना चालू कर देते, खुद खरीदते वापस, क्योंकि उसकी खुद की कंपनी है,
जब उसकी कंपनी खुद टर्न अराउंड करने वाली जब माल बाय करेगा ना, तो ये बीच में का जो गैप है उसने वो खाया, ये गैप इसका, समझे? इसके लिए प्रमोटर ज्यादातर ऐसा उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, और वैसा हम लोगों ने वो चीजों को नहीं डरना चाहिए। अच्छा, एक कंपनी अगर अनाउंसमेंट कर रही है तो वो उसके बोलने के ऊपर कितना जा रही है। अनाउंसमेंट के अंदर जैसा तुम ये समझ के चलो कि अगर किसी ने आके बोला वहां पर एमडी ने, या उसके सीएफओ ने आके कुछ बोला है, तो सीएफओ या एमडी बोल रहा है तो वो उसको तुम 80% पकड़ के चलो कि ये 80% एग्जीक्यूट करेंगे 100 में से। इसने जितने बोले ले उसके अंदर 80%। जैसा उसने बोला कि भाई मैं आने वाले क्वार्टर में 1000 करोड़ का सेल कर दूंगा, तो तुम उसको 800 करोड़ का सेल पकड़ के चलो। उसको तुम उसको ज्यादा पकड़ के मत चलो, कम पकड़ के चलो। कभी भी ये होता है उसके अंदर, बरोबर। तो इसके लिए तुम अभी इसको हम अब आगे चार्ट वगैरह देखेंगे इसका, और आगे इसका और समझेंगे। अभी तुम इन्होंने क्या क्या ट्राई किए ले और क्या क्या चीज बना के लाए है, वो देखते चलते आगे अपन, है ना। बोलो अब तुम, रजा भाई क्या बोल रहे थे तुम, और क्या है तुम्हारा इसके अंदर मन के अंदर सवाल, वो पूछो तो मैं तुम्हारे को उसका क्लियरेंस करता हूँ। सर वो मेरा तो एक ये सवाल था कि सर वो जैसे एल्यूमिनियम का जो भी सिस्टम बन रहा है सर, तो ये बोरो कर रहे हैं या सर खुद का है इनका? अगर बोरो कर रहे हैं तो हम नहीं, उन कम अभी तक इनका खुद का प्लांट नहीं है बोरो के अंदर। मैं ये इसके जो बारे में कुछ बताऊं क्या, एल्यूमिनियम का? बोलो बोलो, बिल्कुल। इसके लिए जी वो जी तुम्हारे को ही पूछ रहे, समझ लो, मेरे को नहीं पूछ रहे वो, जी जी। क्योंकि तो ये तुमने जो कौन कौन पूना पढ़ का के जो, आए ले। जी जी, पूना का जो ऑर्डर मिला था इनको वो एल्यूमिनियम कोचेस बनाने के लिए, तो तब जो है ये लोग, इनकी एक सब्सिडरी है इटली में, तो वो उनसे जो है वो ये लोग ले रहे थे एल्यूमिनियम की कोचेस, और वो असेंबल कर रहे थे, बना रहे थे। लेकिन जब इनको अभी ये रिपीट ऑर्डर जो मिला है पूना के लिए, तो इस बार इन्होंने क्या किया कि खुद ही इक्विपमेंट इन्होंने बना दिया, और अब जो है ये जो बना रहे हैं वो कोलकाता में खुद ही बना रहे हैं, मतलब खुद ही सोर्स कर रहे हैं एल्यूमिनियम। ओके, जवाब होगा क्लियर? जी सर। जी। और किसका कोई सवाल इसके अंदर? देखो, ये सवाल पूछेंगे तो तुम्हारे को उसके अंदर क्लियरेंस मिलेगा। अब जिसने पढ़ के आया तो वो जवाब भी दे सकेगा। एक्चुअल में क्या होता है, लिख के और लाने के अंदर कुछ थोड़ा बहुत भूल जाता है, इधर उधर होता है। अशफाक भाई, हाँ जी। दो जी। चीजें मैं भी बता देता हूँ। ओके। इसका जो पैसेंजर रेल सिस्टम है ना, उसके हाँ। सीईओ ने रिजाइन किया है अभी मई में। ओके। मतलब ये इसकी हाल ही की न्यूज़ है, और उसका लास्ट अच्छा। वर्किंग डे था 30 जून को, और ओके। उसने रीजन दिया था, पर्सनल रीजन दिया था। पर्सनल रीजन, ओके। एक्चुअल में क्या होता है, देखो, ये जो ऑफिसर जो रहता है वो क्या करता है, कितने साल से था वो यहाँ पर? नहीं, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। जो आदमी ने, जिस आदमी ने रिजाइन किया है ना, वो सिर्फ 4 महीने के लिए ही था। और ओके। उससे पहले जो था वो सीईओ जो था ना, ये जो अभी उमेश चौधरी करके हैं, जो इनके मेन सीईओ हैं पूरे टाटा, ये टीटागढ़ के, तो वही ओके। जो है उसको संभालते थे, उस डिवीजन को। ओके। तो वहां पे अच्छा। जो है एक शख्स वो उनको लेके आए थे, वो बनाए थे सीईओ। पर वो 4 महीने में उनका कुछ पता नहीं क्या हुआ कि फिर वो मतलब चले गए हैं फिलहाल। बरोबर। एक्चुअल में देखो क्या होता है कि तुम अगर तुम्हारा ये नहीं देंगे, एकदम बेस्ट नहीं दे पाएंगे तुम, तो साजिक बात है कि तुम्हारे को वो पोस्ट के ऊपर से कोई रहने नहीं देगा। पिछले कई क्वार्टर से गिरते आ रही थी कंपनी, उनको चेंज भी किए होंगे, वो उन्होंने उसको वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसी बहुत सी चीजें रहती, या तो ऐसे बहुत से लोग रहते कि वो क्या करते कि स्विच करते, मैं ये कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर का पैकेज इतना है, अगर मैं यहाँ पर स्विच करूंगा तो दूसरी कंपनी के अंदर मेरे को उससे बड़ा पैकेज मिलेगा। हो सकता है उसको दूसरा वैगन में बुला रहा होगा, या कोई उसको आरवीएनएल बुला रहा होगा, या कोई वैसा हो सकता है, ऐसे कंपनी। तो उसको, हाँ, तुम अगर कंपनी का सीईओ और सीएफओ, इनमें से दोनों में से अगर कोई रिजाइन करता है तो उसका रीजन समझना चाहिए पहले, है ना। उसका रीजन समझना चाहिए। सब्सिडरी का सीईओ का कोई ये नहीं बैठता उसके अंदर ज्यादा। जी, आगे बोलो। मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहते हैं उनका भी कुछ इतना ज्यादा बैठना, नेगेटिव जो पड़ता है वो कंपनी का मेन सीईओ और सीएफओ है, दो लोग हैं। इनके रिजाइन करने से कंपनी के ऊपर इफेक्ट आता है, या तो बॉडी चेंज होती है बहुत बार। मैंने देखो आज एक कंपनी का बॉडी चेंज डाला था, डायरेक्टर चेंज हो रहा है ऐसा करके वो मैसेज भी किया था उसका, एक कंपनी का, अदर कंपनी थी, इसके लिए यहाँ पर अभी उसको ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बोलो।
और सबसे अच्छी बात ये है कंपनी की कि कंपनी लोन लेती नहीं है ज़्यादा, जो ओके। भी उनको रिक्वायरमेंट रहती है वो इसमें से अपने प्रमोटर्स वगैरह में से ही लेके वो कैपेक्स बरोबर। वगैरह कर लेते हैं। बहुत कम ही लोन अच्छा। लेती है कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओके। अभी भी मतलब उन्होंने अभी जो हाल के कैपेक्स अंदर, किया है। हाल के अंदर इसका, इसके पास में रिजर्व है 2400 करोड़ का रिजर्व है इसके पास में। और रिजर्व लगातार बढ़ते गया है, इसका रिजर्व ये लगातार बढ़ते गया। और इसका बोरोइंग जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, पर क्यों ये ठीक है। यहाँ पर 920 करोड़ का 22 के अंदर लोन था, क्योंकि एक्चुअल में गवर्नमेंट के काम करने के लिए पैसा लगता है, क्योंकि बाद में पैसा आता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो यहाँ पर एक ये चीज अच्छी है इसके अंदर। दूसरा, अगर हम यहाँ पे फिक्स एसेट देखेंगे तो फिक्स एसेट जो इनका 323 करोड़ का था 14 के अंदर, वो आज 992 करोड़ का फिक्स एसेट हो गया इनका। यहाँ पर भी गिरावट आई थी फिक्स एसेट के अंदर 23-24 के अंदर। तो ठीक है, वो तो होते रहता है ऐसे कंपनियों के अंदर। फिर यहाँ पर दूसरा, अगर हम कैपेक्स के अंदर देखेंगे तो अभी 122 करोड़ का कैपेक्स किया हुआ है। इसके पास में अभी कैश इक्वालेंट है इसके पास में 400 करोड़ का। इसके पास में ट्रेड रिसीवेबल जो है 671 करोड़ के, ये बढ़ गए इसको एक्चुअल में, है ना, क्योंकि ये माल पहुंचा नहीं पाए होंगे और माल बन के पड़ा होगा इसके लिए ये। पर इसका तुम इन्वेंट्री को पकड़ के चल सकते कि ये इसने जमा करके रखा है माल, तैयारी के अंदर है 500 करोड़, मतलब ये 22 से कंटिन्यू है इसके पास में इतना। तो ये अगर बढ़ते दिखता तो हम थोड़ा सोचते थे कि भाई इसके अंदर बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इतना उतना चलता रहेगा इसके अंदर। दूसरा, यहाँ पर कैश फ्लो जो है माइनस के अंदर है। अब वो इसके लिए अभी उन्होंने इसके वारंट इशू कराए, है ना। यहाँ पर जो कैश फ्लो माइनस में था, इसके लिए वर्किंग कैपिटल माइनस हुआ इनका। तो वर्किंग कैपिटल और इसके लिए इन्होंने अभी पैसा रेज करने की कोशिश कर रही कंपनी, बरोबर। तो दूसरा, ये ठीक है, ये इतने दिन तो लगते ही है ना। मतलब ये जब माल पहुंचा देते हैं, माल पहुंचाने के बाद में इनको कितने दिन में पैसे मिल रहे। अगर इनको किधर सामने पैसा देना तो 90 डे है उसको। इसके अंदर एफआई ने भी माल बेचा है, डीआई ने भी बेचा है, पर पब्लिक बड़ी है। पर पब्लिक के अंदर कोई बड़ी पार्टी बैठी है क्या? तो अभी पब्लिक के अंदर कोई भी बड़ी पार्टी है नहीं इसके अंदर। ठीक, भंसाली थे इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर, हम अगर इसको टर्न अराउंड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आने वाला जो क्वार्टर है उसके अंदर चेंज होने को ना, यहाँ पर चेंज होने को ना, इसके मार्जिन बढ़ने को ना, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव दिखेगा अगले इसके अंदर। और कुछ का कुछ है इसके ऊपर सवाल, तो सवाल कंप्लीट करके फिर इसको रिकॉर्डिंग रोक देंगे अपन इसको। अशफाक भाई, एक सवाल है कि वारंट जो है ना उन्होंने 900 प्राइस के ऊपर लिया है कुछ, लेकिन करंट प्राइस जो है ना 825 है। बरोबर। तो तो ज्यादा अमाउंट पे वारंट क्यों लिए वो लोग? तो एक्चुअल में उनको परमिशन लेना पड़ती पब्लिक से। जो उसके शेयर होल्डर जो है वो सारे उनको अप्रूवल देंगे, उसके बाद में वो चीजें होती है। अगर वो कम प्राइस के ऊपर अगर वारंट लेंगे उसके, तो लोग उनके जो शेयर होल्डर है वो भी विरोध करेंगे ना, कम प्राइस के ऊपर कैसा। और फिर स्टॉक के गिरने के चांसेस और बढ़ जाते हैं उसके अंदर। तो इसके लिए ये लोग, इनको अभी कितना पेमेंट करना है, उनको सिर्फ 25% पेमेंट करना है उसके अंदर। वारंट इश्यू जो भी करता है, वारंट इश्यू के अंदर उसको 25% पेमेंट करना पड़ता है, बरोबर। तो आसिफ भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? जी, क्लियर है, क्लियर है। खाली 25% पेमेंट दे के उन्होंने खाली ब्लॉक कर दिया है, उतना पेमेंट कर दिया है। जब भी हाँ पेमेंट तब तक तो प्राइस बढ़ जाएगा ना उनका। तो ऑलरेडी अभी तो हाँ। 900 ले रहे अभी हैं, लेकिन जब तक जो है अभी ना अभी ये अभी प्राइस। नहीं नहीं, अभी वो 25% पेमेंट भी जमा नहीं किए ले उन्होंने अभी तक। वो ये अप्रूवल कुछ बाकी है उनका, इसके अंदर मैं पढ़ रहा था इसको, तो इसके अंदर कुछ अभी अभी तक अप्रूवल बाकी है कुछ तो भी। तो इनको अभी वो अप्रूवल हो जाने के बाद में जो पेमेंट करना है इनको, वो पेमेंट करेंगे वो अप्रूवल होने के बाद में इसका, है ना। यहाँ पर इसके अंदर जो है ना उसके वारंट है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के। यहाँ पर तुम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर तुम्हारे को इसके अंदर मिल जाएगा। इसका वारंट जो आया था वो जुलाई महीने के अंदर आया था। तो यहाँ पर तुम जाके सर्च करेंगे इसके अंदर फाइलिंग में, तो फाइलिंग के ये वाले में, ये वाले सेक्शन के अंदर
यहाँ पर इसका वारंट इश्यू जो आया था अभी जुलाई महीने के अंदर आया है, 30 जुलाई को। जुलाई को या 30 जून को आया है ये वारंट, है ना। तो 9 जुलाई को ये वारंट, तो इसका अभी काम चल रहा है इसके ऊपर। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में कितने स्टॉक इसके अंदर से ये सब उनको इश्यू हो जाएंगे, और इश्यू होने के बाद में अपनों को दिखने लग जाएंगे। इनकी जो होल्डिंग है वो 46% की हो जाएगी। यहाँ पर उनका बताना था कि भाई हमारी होल्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर जो है इसके 13 करोड़ है, 13 करोड़ के अंदर कुछ परसेंटेज इनके बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर इसकी होल्डिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक। तो और किसका कुछ बोलना है इसको, इसके ऊपर मैंने एक इसको एआई से इसके अंदर कुछ जो पूछा था, तो एआई इसके अंदर क्या बता रहा है, तो ये स्टॉक जो है 655 रुपए का रेट था इसका, अभी नीचे गिरा हुआ। इसने हाई लगाया है 1 साल का, ये 1469 रुपया। 11,000 करोड़ की कंपनी है, 42% डाउन चल रही है ये कंपनी। और हम लोग वो चीज देखेंगे कि ये कहाँ से बाउंस बैक करेगी, तो हम वहां से इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। पी रेशियो अभी ये हाल के अंदर 46 की चल रही, इसकी एवरेज पी जो है 37 की एवरेज पी इसकी। और आरओसी अच्छी है, 16 की आरओसी अच्छी है, 15 से अबाव के अंदर है तो वो अच्छी है। और यहाँ पर अगर हम इसको ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल का ग्रोथ 36% का ग्रोथ है। अभी टीटीएम ग्रोथ माइनस के अंदर है, 5 साल का 17% का, मतलब कंपनी है फास्ट ग्रोथ कंपनी, है ना। सीएजीआर के अंदर यहाँ पर ये आंकड़े इसके, ये फास्ट ग्रोथ के अंदर ईपीएस ग्रोथ भी अच्छा है। 3 साल का 800% का ईपीएस ग्रोथ है इसका। अभी माइनस के अंदर है, तो अगर ये आने वाले क्वार्टर के अंदर रिजल्ट अच्छा आता है तो वहां से इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है, ये भी अच्छा है। इसका जो कैश फ्लो माइनस के अंदर है 97 करोड़, तो इसके लिए उन्होंने वारंट इशू की है ना। डिविडेंड ठीक है कि 0.8 कुछ तो भी, यील्ड अच्छा है, ठीक है इतना। तो जो दूसरा है इसके अंदर वैल्यूएशन देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हमारे को महंगा दिख रहा है यहाँ पर इतना भी तुम इसको ये नहीं कर सकते कि भाई महंगा है ना। एक नीचे की साइड के अंदर हमारे को खड़ी कंपनी दिख रही है अगर, और आने वाले टाइम के अंदर अगर इसके अंदर चेंज होता है तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जितना कैपेक्स किया है कंपनी ने, कैपेक्स के बेस के ऊपर अगर देखते हैं कि भाई कैपेक्स जो करा है कंपनी ने, जो इन्वेस्टमेंट किया है, नए नए फैक्ट्री डाली है, फिर जो ऑर्डर उनके पास में अब 26,000 करोड़ का ऑर्डर 2027 तक कंप्लीट करने का है इसको। तो अगर रेवेन्यू देखेंगे हम यहाँ पर, तो अगर इसका रेवेन्यू है यहाँ का ईयर एन ईयर का तो इतना है। अब इसको हम डिवाइड अगर कर देते 3 साल के अंदर कि भाई 3 साल में इसको इतना करना है, और 3 साल के अंदर ये जो एग्जीक्यूट करेगा तो 26,000 की जगह पे 20,000 एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो हम अगर इसको 20,000 को भी पकड़ते और डिवाइडेड बाय 3 कर देते इसको, तो ये तो भी इतने का आंकड़ा बैठता है। और ये हम इतना भी नहीं पकड़ेंगे, हमको अगर इसके अंदर उसने साल का जो ग्रोथ है यहाँ पर 38% से जो ग्रो कर रही थी कंपनी 40%, तो भी अगर उसने आने वाले क्वार्टर के अंदर वो बोलता है कि भाई हम 50% से ग्रो कर लेंगे, क्योंकि पूरा 1 साल के अंदर उन्होंने सिर्फ 4 वैगन पहुंचा है, तो यहाँ पर एक वो भी इफेक्ट आएगा इसका एकदम, मतलब इसका मार्जिन उछाल मार देगा और बढ़ के आ जाएगा, है ना। और टर्न अराउंड के बाद में देखो ये तो भी यहाँ पर इसका प्रॉफिट गिरा नहीं ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। ये 126 करोड़ यहाँ पर 1 करोड़ आया, यहाँ से 126 करोड़, 186 करोड़, 275 करोड़ और 239 करोड़, तो ये लगभग आसपास में चल रहे हैं। एक क्वार्टर खराब आया इनका, 1-2 क्वार्टर खराब आया। अब जो किसी ने पूछा मेरे को कि इसका ये यहाँ पर हर कौन सा एक दिसंबर क्वार्टर बोले ना, दिसंबर क्वार्टर गिरता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो यहाँ पर लगातार है। हम इसके ऊपर देखेंगे कि भाई ये 400 करोड़ का सेल करती थी, आज 600 करोड़ कर रही है। यहाँ पर अगर एवरेज निकालेंगे हम इसका,
तो एवरेज अच्छा ही आने वाला है इस कंपनी का, है ना। तो ऊपर नीचे होते रहती कंपनी, और ज्यादातर कंपनियां पी एडजस्ट करने के लिए कंपनी जाती है। तो हम अगर एटीट्यूड के अंदर जाएंगे यहाँ पर, तो हमारे को देखो ऑलरेडी ये नीचे की तरफ इसका पी मिल रहा है 5 साल के इसके अंदर। अगर साल भर में जाएंगे तो ये भी बाहर है। अगर ये हमारे को और यहाँ पर नीचे की तरफ पी मिल जाता है तो अच्छा रहेगा, या तो फिर उसको अगले क्वार्टर के अंदर बड़ा रिजल्ट लाना पड़ेगा अच्छा, और इसके ऊपर टावर बनाना पड़ेगा। जैसा अभी 17 का ईपीएस है, 48 का ये चल रहा है। तो अगर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए जा रहे कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, तो फ्यूचर अच्छा है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, शॉर्ट टर्म अभी खराब है इसका। हम ये बोल सकते हैं इसको कि भाई लॉन्ग टर्म अच्छा है, शॉर्ट टर्म खराब है। फिर यहाँ पर अगर हम और इसके अंदर नीचे चलेंगे, तो यहाँ पर इसने देखो एक चीज बताया है, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से, पी वैल्यूएशन के हिसाब से जा सकते हैं, तो इसके अंदर 950 रुपए तक इसकी हाई लगा सकती कंपनी। फिर ईवी सेल के हिसाब से लगा सकते हैं अपन उसका, तो 920 हाई लगा सकता है, 880 रुपए तक एक प्राइस आ सकती है ना। और डीसीएफ मेथड के हिसाब से अगर इसको देखें हम वैल्यूएशन, तो डीसीएफ मेथड के हिसाब से 960 रुपए तक का इसकी वैल्यूएशन हम पकड़ सकते हैं। तो भाई कंपनी 960 तक वहां पर पहुंच सकती है, ठीक। और यहाँ पर मैंने एक और दूसरा फार्मूला डाल के देखा था इसके अंदर, तो यहाँ पर इसके वैल्यूएशन जो बन रहे थे, तो यहाँ पर डीसीएफ मेथड के हिसाब से 1200 रुपया बन रहा है, बुक वैल्यू के हिसाब से 1100 रुपया बन रहा है, ईवी एबिटा के हिसाब से 1200 बन रहा है। ये सारे वैल्यूएशन इन्होंने कैलकुलेट करके, जैसा ग्राहम नंबर बोलेंगे या वॉरेन बफे का डीसीएफ मेथड बोलेंगे, तो वो हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कुछ वैल्यूएशन किया है। 12% डिक्रीज डेप्रिसिएशन, इसका ये क्या बोलेंगे इसको, 12% डिस्क्लोजर रेट रखा है इन्होंने इसका। तो इसको अभी हाल के अंदर 39% अब तक जा सकती कंपनी, ये एक हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है। अब वो जाना नहीं जाना हो तो आगे की बात है, रिस्क भी इसके साथ में है ना, यहाँ पर रिस्क बहुत लिखे हुए हैं। तो वो सब चीजों को देखने के बाद में जिसको भी अगर बाय करना है, उसमें उसका रिस्क देख के ही जाना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर अगर हम स्टॉक को बाय करते हैं, हमारे जो पैरामीटर बोलते हैं जिसको हम लोग, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमेशा एक स्टॉक को 200 EMA से अबाव के अंदर देखते हैं हम लोग। या तो फिर उसको अगर हम चार्ट पैटर्न के ऊपर देख रहे हैं, तो चार्ट पैटर्न के ऊपर यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको कि भाई मेरे को ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, ये 3 टाइम फ्रेम है। हम लोग कभी भी मंथली से स्टार्ट करेंगे, तो मंथली के अंदर अभी भी ये नीचे की तरफ बना हुआ है, 220 मूविंग एवरेज से नीचे बना। अब एक लेवल तो इसका ब्रेकआउट का ये माना जाता है ऊपर वाला, एक लेवल इसका नीचे का ये माना जाएगा। तो ये एकदम लो इसका लेवल ये वाला है, मैं इनको हटा देता कुछ टाइम के लिए, है ना, इसको भी हटा देता हूँ। ये कितना परसेंट गिरा है ऊपर से, तो जनरली हम लोग, मैं खुद भी स्टॉक जब गिरता है तो उसका मैं 50% एरिया मार्क करता हूँ उसका, है ना, 50% एरिया मार्क करता हूँ। जहां से चला था तो लगभग ये एरिया से चला था कंपनी ये वाला, तो ये 50% का एरिया बनता है इसका। अगर कंपनी को यहाँ से अबाव साइड जाना है तो इसको पार करना जरूरी कंपनी। ये 50% वाला अपना जो मेथड है, वो मेथड ये बता रहा है ना मंथली टाइम फ्रेम में। दूसरा, मंथली टाइम फ्रेम में 20 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, इसके लिए भी अवॉइड कर सकते हो इसको। तीसरा, अभी अगर इस वालेकुम अस्सलाम, इसके अंदर अगर चेंजेस आएगा तो यहाँ पर ऊपर इसके ये मंथ के मतलब 895 से अभाव में चलेगी कंपनी, तो इसके अंदर चेंजेस आ सकता है, ये मंथली टाइम फ्रेम। और साथ में इसका हम आरएसआई देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम का। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर आरएसआई अभी चल रहा है हाल के अंदर 47 का। हम लोग जनरली देखते हैं कि 50 से अबाव होना हमारा आरएसआई, तो यहाँ पर 50 आरएसआई फिक्स कर देता हूँ।
तो 50 RSI से अभी हाल के अंदर नीचे चल रहा है। जब ये 50 RSI से अबाव चलने लगेगा जब देखेंगे। दूसरा मंथ वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी RSI इसका 50 से नीचे है, 50 से नीचे है RSI इसका वीकली टाइम फ्रेम में भी। तो अबाव 50 आने देंगे, उसके बाद में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि ये अभी तक होल्ड कर रहा है, मार्केट होल्ड करा रहा है इसको 200 EMA से ऊपर, ठीक, वीकली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में अभी ये स्टॉक पूरा साइडवेज चल रहा है। एक ये एरिया इसके लिए एक मेन एरिया बोला जाएगा कि भाई एक एरिया अच्छा एरिया है इसका, कि जहाँ पर इसका अगर इसको भी ये ब्रेक करेगा तो ये वापसी यहाँ पर करेगा नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ करेगा अगर इसको ब्रेक करता है तो अभी अभी हाल के अंदर ये एरिया अभी बाइंग के लिए नहीं है, हम अभी तो नहीं जाएंगे। जब भी हमारे को RSI 50 से अबाव दिखेगा, जब एक बार सोचेंगे हम लोग इसको, मार्केट के सेंटीमेंट को देखेंगे, इसके सेक्टर के सेंटीमेंट को देखेंगे, सेक्टर की कंपनियां कैसे कर रहे हैं उनके सेंटीमेंट को देखेंगे, और वो सेंटीमेंट के हिसाब से ही हम लोग एक स्टॉक के अंदर बाय सेल या क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर डिसीजन मैं बनाऊंगा उसके ऊपर फिर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग रोकता हूँ मैं इसकी, किसी का कोई सवाल होगा तो इसके ऊपर सवाल पूछ लो फिर। इसको अगर लाइन चार्ट के ऊपर देखेंगे तो लाइन चार्ट भी एक इसको मेजर सपोर्ट एरिया बोला जा सकता है। एक मेजर सपोर्ट एरिया वो बनता है और एक मेजर सपोर्ट एरिया ये बनता है इसका। अगर ये एरिया पूरा तोड़ देता तो वापस यहाँ पर आके नीचे जमा हो जाएगा स्टॉक। फिर इसकी RSI जब तक 30 जाके नीचे वापस नहीं आएगी जब तक हमने नहीं जाना चाहिए स्टॉक के अंदर, ठीक है। पर एक चांस है यहाँ पर इसका यहाँ से पलटने की, क्योंकि जब जब मूविंग एवरेज के ऊपर आके टच करता है 21 मूविंग एवरेज है RSI के अंदर, तो वहां से चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा एक एक और चीज है मैं देखता हूँ जिसके अंदर बाय करने के पहले कोई भी स्टॉक को, वो है RS। तो मैं हमेशा ये चीज देखता हूँ, कंपनी को RS देखता हूँ मैं, और RS 55 देखता हूँ उसके अंदर के ये RS 55 नेगेटिव के अंदर है। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा जब देखेंगे हम इसको, जब तक इसके लिए हम इसको अवॉइड कर देंगे। दूसरा एक RS लगाया ले मैंने जो 124 दिन का RS है, ये फिक्स रेंज है इसका निफ्टी 50 का। तो जब से निफ्टी 50 इसके अंदर एक लेवल लगी इसके अंदर कि जहां से निफ्टी 50 गिरी है, यहाँ पर ये एरिया सितंबर 2024 से, तो ये एरिया यहाँ पर सितंबर 2024 के अंदर यहाँ से ये डाउन हो गया था। मार्केट डाउन होने के पहले ये स्टॉक डाउन हो गया था, है ना। तो अभी ये साइडवेज के अंदर स्टॉक है। जब यहाँ से ये पलटेगा जब देखेंगे हम, है ना, जब तक हम इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे, जब तक हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। सवाल है किसी का तो फिर सवाल कंप्लीट करता हूँ, फिर इसको रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। रिकॉर्डिंग भी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी। हम आगे से छोटा छोटा करेंगे, इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं लेंगे एक कंपनी को बात करने के लिए, ठीक है। बोलो, रोक दो रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है।